ओके जी। यहाँ से हमने बात शुरू करनी है। व्हाट इज अ जोन ट्रांसफर, बेसिकली कॉन्फ़िगरिंग डीएनएस जोन ट्रांसफर जो है इसे डिस्कस करना है। व्हाट इज अ डीएनएस जोन ट्रांसफर, देन कॉन्फ़िगरिंग जोन ट्रांसफर सिक्योरिटी, और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें हम डीएनएस जोन ट्रांसफर करके देखेंगे। मुझे काम कर लेने दें क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मैंने एक वर्चुअल मशीन चलाई है, तो हम ये करते हैं कि इस वर्चुअल मशीन को देखते हैं ये किस पे है। हाँ, वीएमनेट। ओके, इसे बूट करवा लेते हैं। आई होप कि इससे हमारा वर्क हो जाए। ओके जी, व्हाट इज अ डीएनएस जोन ट्रांसफर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे। देन कॉन्फ़िगरिंग जोन ट्रांसफर सिक्योरिटी। ठीक है, जब आप जोन ट्रांसफर कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको जोन ट्रांसफर इस तरह कॉन्फ़िगर करना चाहिए कि वो सिक्योर रहे। ठीक है, अगर आप जोन ट्रांसफर को इंटेलिजेंटली कॉन्फ़िगर नहीं करते तो वो सिक्योर नहीं होगा। ये मैं आपको भी दिखाता हूँ हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं। एंड देन डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें हम जोन ट्रांसफर करके देखेंगे। एक डीएनएस सर्वर को एक को प्राइमरी बना देंगे और दूसरे को सेकेंडरी, और फिर देखेंगे कि जो हमारी जोन चेंजेस हैं वो सेकेंडरी पे रिफ्लेक्ट होती हैं या नहीं। ओके जी, व्हाट इज अ जोन ट्रांसफर देख लें। अ डीएनएस जोन ट्रांसफर इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अथॉरिटेटिव डीएनएस जोन डेटा बिटवीन डीएनएस सर्वर्स। ठीक है, आपका ये एक डीएनएस सर्वर है, ये दूसरा डीएनएस सर्वर है, ये आपका प्राइमरी है या सेकेंडरी है। याद रखिएगा, जोन ट्रांसफर इनिशिएट किसी भी डीएनएस सर्वर से हो सकता है, प्राइमरी से भी हो सकता है और सेकेंडरी से भी। ठीक है, सेकेंडरी से जोन ट्रांसफर उस वक्त इनिशिएट होता है जब फॉर एग्जांपल मैं एक डीएनएस प्लेस करता हूं एक सिटी में। फॉर एग्जांपल एक डीएनएस लाहौर में और एक डीएनएस न्यूयॉर्क में है। जो न्यूयॉर्क वाला डीएनएस सर्वर है वो प्राइमरी है और लाहौर वाला डीएनएस सर्वर मैंने सेकेंडरी बनाया है। अब अगर मैं लाहौर में लोड ज्यादा है एक और थर्ड डीएनएस लगाता हूं, तो इस थर्ड डीएनएस को मुझे कॉन्फ़िगर करना चाहिए कि ये लाहौर वाले डीएनएस सर्वर से ही डेटाबेस रिसीव कर ले, ये न्यूयॉर्क ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक डीएनएस सर्वर न्यूयॉर्क से चेंजेस उठा के ला रहा है, तो देर इज नो नीड टू सेंड अदर डीएनएस सर्वर अगेन टू रिमोट लोकेशन। तो इस केस में मेरा जो लाहौर वाला डीएनएस सर्वर होगा जो न्यूयॉर्क से डेटाबेस सिंक्रोनाइज कर रहा है, वही डेटाबेस पुश कर देगा दूसरे डीएनएस को। तो मास्टर सर्वर की टर्म जो है ये यूज होती है उस डीएनएस से, उस डीएनएस के लिए जिससे जोन ट्रांसफर इनिशिएट हो रहा होता है। और मास्टर कैन बी अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी। ठीक है, जो मेरा लाहौर का पहला डीएनएस सर्वर है उसका मास्टर न्यूयॉर्क वाला डीएनएस सर्वर है, और जो मेरा लाहौर का दूसरा डीएनएस सर्वर है उसका मास्टर लाहौर वाला ही डीएनएस सर्वर है। ठीक है, तो मास्टर जो है इट कैन बी अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे वो इंडिकेट करता है कि जो सेकेंडरी है टिपिकली, क्योंकि रिसीव करने वाला तो सेकेंडरी ही होगा ना, सेंड करने वाला प्राइमरी भी हो सकता है सेकेंडरी भी हो सकता है, जो लेकिन जो डेटाबेस रिसीव कर रहा है वो सेकेंडरी ही होगा, क्योंकि प्राइमरी का डेटाबेस तो अपना होता है, प्राइमरी किसी से डेटाबेस उठा के नहीं लाता। तो इस डायग्राम में इसने एक सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बनाया है। वो रिक्वेस्ट करता है प्राइमरी को एसओए क्यूरी फॉर अ जोन। ठीक है, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, बेसिकली ये रिकॉर्ड इंडिकेट करता है कि डीएनएस सर्वर अथॉरिटेटिव है। इस क्यूरी को डीएनएस आंसर करेगा और आंसर में अपना एसओए रिकॉर्ड प्रेजेंट करेगा। जब ये एसओए रिकॉर्ड उसका देखेगा तो उसके बाद ये इनिशिएट करेगा आईएक्सएफआर और एएक्सएफआर। आईएक्सएफआर होता है इंक्रीमेंटल जोन ट्रांसफर, एएक्सएफआर होता है फुल जोन ट्रांसफर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो फुल जोन ट्रांसफर होगा, लेकिन उसके बाद जो चेंजेस हैं सिर्फ वो रिसीव होती हैं, पूरा जोन ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद फोर्थ स्टेप में उस क्यूरी का आंसर दिया गया है जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ओके जी, कॉन्फ़िगरिंग जोन ट्रांसफर सिक्योरिटी देख लें। जब आप जोन ट्रांसफर कॉन्फ़िगर करते हैं, मैं डीएनएस में आपको लाता हूं, लॉग ऑन हो जाते हैं इस वर्चुअल मशीन पे। ओके जी, ये मेरा डीएनएस सर्वर जो है ये एक्ट करेगा एज अ प्राइमरी, और जो दूसरी वर्चुअल मशीन है उसे हम बनाएंगे सेकेंडरी। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे डीएनएस ओपन कर लेते हैं। ये है डीएनएस सर्वर।
और मुझे दूसरी मशीन चेक कर लेना है कि क्या उस पर डीएनएस अवेलेबल है, अदरवाइज हमें डीएनएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी इस पर डीएनएस अवेलेबल नहीं है तो सर्वर मैनेजर में हम जाके रिक्वेस्ट कर देते हैं ताकि इस पर भी डीएनएस इंस्टॉल हो जाए। मीनवाइल मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ प्राइमरी पे। यहाँ पे आप देखें, मैं अगर एक्सपैंड करता हूँ और मैं जोन प्रॉपर्टी पेज ओपन करता हूँ तो प्रॉपर्टी पेजेस में आपको एक टैब मिलेगा जोन ट्रांसफर का। ठीक है, अब इस वक्त जोन ट्रांसफर डिसअलाउड है। अगर आप इसे चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर दें, दैट मींस यू आर अलाउइंग जोन ट्रांसफर। अब इसका सेकेंडरी बन सकता है। इस स्टेटस में आप इसका सेकेंडरी नहीं बना सकते, तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। अब अगर आप ये डिफॉल्ट ऑप्शन जो है टू एनी सर्वर इसे सेलेक्ट रहने देते हैं तो इसका मतलब है आप डीएनएस को प्रॉपरली सिक्योर नहीं कर रहे, क्योंकि इस ऑप्शन का मतलब ये है कि कोई भी डीएनएस सर्वर इससे रिकॉर्ड्स रिसीव कर सकता है, इससे डेटाबेस ट्रांसफर कर सकता है। तो अच्छी प्रैक्टिस ये है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, जो इंपॉर्टेंट है वो ये दो सेटिंग्स हैं, इनमें से कोई सेलेक्ट करें, सेकंड एंड थर्ड। अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं तो फिर क्या है, ओनली टू सर्वर्स लिस्टेड ऑन द नेम सर्वर टैब, यहाँ पे जो आपके अपने नेम सर्वर्स ऐड हुए हैं उन्हीं को जोन ट्रांसफर करेगा। और या फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन है कि ओनली टू द फॉलोइंग सर्वर, और यहाँ पे आप खुद से वो सर्वर्स ऐड करवा देते हैं जिनको आप चाहते हैं कि जोन ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, अब नॉर्मली ये होता है कि जोन ट्रांसफर जब आप कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो जो दूसरा डीएनएस सर्वर है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करता रहता है प्राइमरी को। मैं आपको उसकी सेटिंग्स दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इस पे डीएनएस ऐड कर लेते हैं, ऐड रोल्स करें, क्योंकि आप प्राइमरी और सेकेंडरी की जो प्रैक्टिस है वो उसी वक्त कर सकते हैं जब आपके पास दो डीएनएस सर्वर्स हों। तो इस पे भी हमें डीएनएस रिक्वायर है। ये मैं जनाब डीएनएस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड कर दें और इसे इंस्टॉल कर दें। ये मैं चेक बॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन रीबूट रिक्वायर नहीं होगा इसके लिए। अच्छी प्रैक्टिस यही है कि ये चेक बॉक्स सेलेक्ट कर दें ताकि इफ रीबूट इज नीडेड तो सिस्टम आपको बॉदर ना करे और खुद से ही रीबूट कर ले। ठीक है, तो फिलहाल यही ऑप्शन बेशक चूज रहने दें। मैं अभी ये सेकंड डीएनएस इंस्टॉल हो जाता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। एक चीज और थी यहाँ पे, और वो है नोटिफिकेशन। नॉर्मली ये होता है कि सेकेंडरी खुद से प्राइमरी के पास आता है, प्राइमरी उसे नोटिफाई नहीं करता। सेकेंडरी खुद उसकी सेटिंग्स पे डिपेंडेंट है। नॉर्मली 15 मिनट्स का रीट्राई इंटरवल होता है, 15 मिनट्स का रिफ्रेश इंटरवल होता है। देन इस 15 के बाद ये 10 मिनट्स का रीट्राई है, यानी 15 मिनट्स बाद अगर जोन ट्रांसफर की वो अटेम्प्ट करे और अटेम्प्ट फेल हो जाए तो वो दोबारा अटेम्प्ट 10 मिनट्स बाद करेगा, तो 25 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर उसका कांटेक्ट प्राइमरी से ना हो सके तो एक दिन बाद डाटाबेस एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेटिंग्स हैं जो डिटरमिन कर रही हैं कि सेकेंडरी कब आएगा। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं प्राइमरी पे नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, जिसमें मैं बता दूंगा कि जब भी डेटाबेस में कुछ चेंजेस आए तो ये डीएनएस सर्वर खुद से नोटिफाई करे इन सर्वर्स को जो यहाँ मैं ऐड कर दूंगा, और उसके बाद चेंजेस आपको जल्दी रिसीव हो जाएंगी। ये भी हम करके देखते हैं, जोन ट्रांसफर कॉन्फ़िगर करके देखते हैं, उसमें आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्लाइड्स देख लें कुछ। ओके, कॉन्फ़िगरिंग जोन ट्रांसफर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से क्या कहता है, रिस्ट्रिक्ट जोन ट्रांसफर टू स्पेसिफाइड सर्वर। यही वो सेटिंग है जो अभी हमने देखी कि इंस्टेड के आप उसको ओपन रखें कि टू एनी सर्वर कर दें, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप उसे ट्यून करें कि ये जोन किस किस को ट्रांसफर होगा। उसके बाद इनक्रिप्ट जोन ट्रांसफर ट्रैफिक। ठीक है, जोन का जो ट्रैफिक है उसको आप इनक्रिप्ट कर दें। अब इस लाइन के पर्सपेक्टिव से ये बात याद रखिएगा कि ये कोई डीएनएस का फंक्शन नहीं है। डीएनएस में मेरे पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जो मैं सेलेक्ट कर दूं तो डीएनएस का जो डेटाबेस है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। बेसिकली इनक्रिप्ट का जो सोल्यूशन है वो आउट ऑफ द बॉक्स होगा, यानी डीएनएस में नहीं होगा। आप आईपी सेक इंडिपेंडेंटली कॉन्फ़िगर कर दें कि जो भी ट्रैफिक इस कंप्यूटर से ओरिजिनेट हो रहा है वो सारा इनक्रिप्ट हो जाए। ठीक है, तो इनक्रिप्शन आपको किसी और तरीके से इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। डीएनएस इटसेल्फ इनक्रिप्शन की फैसिलिटी नहीं देता। उसके बाद कंसिडर यूजिंग एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन्स। ठीक है, आप एडी इंटीग्रेटेड जोन बना दें, क्योंकि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा एडी इंटीग्रेटेड जोन जो है इट इज मोर सिक्योर देन स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन। तो आप एडी इंटीग्रेटेड कर दें जोन को तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि एडी इंटीग्रेटेड जोन में आपको प्रॉपर्टी पेजेस में सिक्योरिटी की भी ऑप्शन मिलती है। मैं दिखा देता हूं, अगर मैं इसमें आप डीएनएस ओपन कर लें और जितनी देर में एग्जीक्यूट होता है मैं आपको कुछ सेटिंग्स प्राइमरी में दिखाता हूं कि जोन की प्रॉपर्टीज ओपन करें। ये देखें एडी इंटीग्रेटेड जोन है। ठीक है,
क्योंकि ये एडी इंटीग्रेटेड है इसलिए आप देखें ये सिक्योरिटी की ऑप्शन भी यहाँ आ रही है और इधर भी सिक्योर ओनली की ऑप्शन प्रेजेंट हो रही है। अगर मैं इसे चेंज करके स्टैंडर्ड प्राइमरी कर दूं, मैं चेक बॉक्स सेलेक्ट कर देता हूं, अब ये डीएनएस जो है स्टैंडर्ड प्राइमरी बन गया। अप्लाई कर दें, ओके कर दें, प्रॉपर्टीज में जाके देखें ये स्टैंडर्ड प्राइमरी बन चुका है। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्राइमरी बन गया है इसलिए आप गौर करें कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी पेज था सिक्योरिटी का वो भी इनविजिबल हो गया है। सेकेंडली यहाँ पे जो मेरे पास एक ऑप्शन थी सिक्योर ओनली की वो भी नहीं आ रही। ठीक है, तो फिर अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जोन शुड बी क्रिएटेड विद एडी इंटीग्रेटेड जोन टाइप, क्योंकि इसमें आपको सिक्योरिटी की भी चीजें मिल जाती हैं। ठीक हो गया। अब आप अगर प्रॉपर्टीज में जाएं तो ये आपके सामने सिक्योरिटी की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये जनाब सिक्योर ओनली। ओके, अब मैं जोन ट्रांसफर में आता हूँ। फिलहाल मैंने जोन ट्रांसफर ओपन रखा हुआ है। मैं सेकेंडरी पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि जोन किस तरह मूव करेगा। ये मैं सेकेंडरी पे आ गया और मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसके अंडरनीथ फॉरवर्ड लुकअप जोन में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू जोन। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप सेलेक्ट करता हूँ सेकेंडरी, उसके बाद नेक्स्ट करके मैं जोन की टाइप दे देता हूँ MCSE 2.com। अब आपने देखना है कि होगा क्या। ये अब आपसे मास्टर का IP पूछ रहा है क्योंकि जोन जो है ये उठा के लाएगा दूसरे से। एक काम और करें, इनकी कनेक्टिविटी वेरीफाई कर लें। ये कंप्यूटर जो है इसका एड्रेस है 192.168.1.11। जस्ट चेक कि ये 1.1 को एक्सेस कर रहा है। बिल्कुल जी, एक्सेस कर रहा है। यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 1.1 का IP। ठीक है, सर वो लाहौर और न्यूयॉर्क वाले केस में तो आप पब्लिक आईपी देंगे ना डीएनएस का? नहीं, पब्लिक क्यों होगा, हो सकता है दरमियान में VPN हो, बल्कि होगा VPN। आपने लाहौर और USA को कनेक्ट किस तरह किया है? आपने लाहौर और USA के दरमियान VPN ही बनाया होगा ना। ज्यादा चांसेस तो यही हैं। तो VPN के बीच में से प्राइवेट IPs गुजर जाते हैं क्योंकि वो इंटरनेट पे विजिबल तो नहीं होते ना, वो टनल के बीच में से जा रहे होते हैं। तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि वो प्राइवेट IP ही होगा। ओके जी, ये मैंने दे दिया है, फिनिश करता हूँ। क्लिक करें इस पे, रिकॉर्ड्स देखें आ गए हैं, अभी नहीं आए, थोड़ा सा इंतजार करें। ये देखें सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूं, मैं राइट क्लिक करता हूं तो मेरे पास डिलीट की ऑप्शन नहीं आ रही। रीजन बताएं क्यों नहीं आ रही। शाबाश, सेकेंडरी जोन सिर्फ रीड ओनली होता है। शाबाश, सेकेंडरी जोन बिल्कुल तो सही है ना रीड कर सकते। ठीक है हसन, आपका भी आंसर करेक्ट है। सेकेंडरी जोन जो है वो राइटेबल नहीं होता। सेकेंडरी में ना तो आप रिकॉर्ड न्यू क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ मैं राइट क्लिक भी करूं तो आई वॉन्ट हैव न्यू रिकॉर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिलेंगी प्राइमरी पे। ठीक है, लेकिन आपको अब लोड बैलेंसिंग भी मिल जाएगी और आपको फॉल्ट टॉलरेंस भी मिल जाएगी। आपके दोनों DNS फुली फंक्शनल हैं, दोनों में से किसी को भी आप रिक्वेस्ट करें तो नेम रिजॉल्व हो जाएगा। और इफ प्राइमरी गोज डाउन तो आप सेकेंडरी जोन को कन्वर्ट भी कर सकते हैं प्राइमरी में, जिसके बाद यानी आपको लोड बैलेंस के साथ साथ फॉल्ट टॉलरेंस भी मिल रही है। ओके जी, ये बात हो गई, आगे आ जाएं। ओके जी, इन दिस डेमोन्स्ट्रेशन यू विल सी हाउ टू इनेबल DNS जोन ट्रांसफर। हमने इनेबल करके देख लिया। अपडेट द सेकेंडरी जोन फ्रॉम द मास्टर सर्वर, बिल्कुल जी ये भी करके देख लिया। अपडेट द प्राइमरी जोन एंड वेरीफाई द चेंज ऑन द सेकेंडरी, बिल्कुल ये हम करके देखते हैं और इसको हम डिफरेंट तरीके से चेक करते हैं। पहले आप इसका जो मैकेनिज्म है वो अंडरस्टैंड करें। मैं प्राइमरी पे प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और SOA पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देख लें 43, ये 43 है सीरियल नंबर। ठीक है, जब भी जोन में कोई चेंजेस आती है तो ये सीरियल नंबर चेंज हो जाता है। अभी अगर आप सेकेंडरी पे जाएं और सेकेंडरी में प्रॉपर्टीज इसकी चेक करें जोन की, तो इसमें भी SOA के अंडर क्या 44, तो इसका मतलब 44 ही होगा। उससे जरा रिफ्रेश करके जाके चेक करें, इसको रिफ्रेश करें और रिफ्रेश करके दोबारा चेक करें। इट मीन्स कि 44 है इसका सीरियल नंबर, ये आपके सामने। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड न्यू क्रिएट किया, मैंने लिखा टेस्ट और मैंने नीचे IP एक दे दिया। ये डमी एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने कहा 100। ठीक है, ये मैं ऐड कर देता हूँ। अब सवाल ये है कि क्या ये फौरी तौर पे वहां चला गया, क्योंकि SOA सीरियल नंबर तो चेंज हुआ है। अगर आप प्रॉपर्टीज चेक करें तो SOA सीरियल नंबर में अब क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। ठीक है,
तो क्या मेरे पास सेकेंडरी पे ये रिकॉर्ड आ गया? रिफ्रेश करें, देखें ये रिकॉर्ड यहां नहीं आया। ये देखें ये रिकॉर्ड अभी नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया? प्रॉपर्टीज देख लें, इधर भी 44 ही होगा। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि जब इसका जोन का जो टाइमर है वो पूरा होगा, 15 मिनट्स का जो रिफ्रेश इंटरवल है, ये उसी वक्त कांटेक्ट करेगा प्राइमरी से। जब तक इसके 15 मिनट्स पूरे नहीं होते ये प्राइमरी को कांटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मैं फिर रिफ्रेश करता हूं, ये मैंने रिफ्रेश किया, रिकॉर्ड टेस्ट अभी भी नहीं है। अब मैं कॉन्फ़िगर करता हूं प्राइमरी को कि वो सेकेंडरी को नोटिफाई करे। उसके लिए मैं जोन प्रॉपर्टीज में गया और मैंने जोन ट्रांसफर में नोटिफाई में जाके आईपी एड्रेस दिया सेकेंडरी का 192.168.1.11 कर लेने दें सर्च, ये हो जाएगा सर्च। अब ये होना चाहिए कि जब भी जोन में कोई चेंजेस आए तो ये सेकेंडरी को नोटिफाई करे। आप रिफ्रेश करें, सेकेंडरी में जाएं, रिफ्रेश करें, ये देखें टेस्ट आ गया। अब जरा प्राइमरी में जाके डिलीट करें। आप यहाँ पे जोन की प्रॉपर्टीज में देखें कि अब एसओए सीरियल नंबर क्या है, ये देखें 45 हो गया है। मैं प्राइमरी में जाता हूँ और प्राइमरी में जाके मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद मैं देखता हूँ एसओए सीरियल नंबर क्या है। मैंने जोन प्रॉपर्टीज चेक की, एसओए सीरियल नंबर मुझे क्या नजर आ रहा है? 46। ठीक है, सेकेंडरी पे क्या है? 45 है। तो अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करें, देखें क्या टेस्ट गायब होता है? टेस्ट गायब हो गया। जोन की प्रॉपर्टीज चेक करें तो इस पे 46 थ्रू हो चुका है। कहने का मकसद ये कि विद नोटिफिकेशन आपकी जो चेंजेस हैं वो टाइमली फैशन में रिसीव हो जाएंगी सेकेंडरी पे। तो इट्स बेटर कि आप नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर कर दें। ओके जी, आगे आ जाएं। इसके बाद है हमारा लेसन 5। इसमें हमने टीटीएल डिस्कस करने हैं, मैनेजिंग एंड ट्रबल शूटिंग डीएनएस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज टीटीएल, एजिंग एंड स्कैवेंजिंग। ठीक है, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एजिंग और स्कैवेंजिंग एक ग्रुप की चीज है और इसका ताल्लुक आपकी रजिस्टर्ड एंट्रीज से होता है, और जो टीटीएल है ये इसका ताल्लुक रिजॉल्वर के कैशे से होता है। इसमें हम बात करेंगे। देन डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें हम रिकॉर्ड्स को देखेंगे। अगेन सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें हम एक टेस्टिंग करेंगे। एंड देन मॉनिटरिंग डीएनएस बाय यूजिंग डीएनएस इवेंट लॉग एंड डीबग लॉग। ये हमने चीजें करनी है। सबसे पहले देख लें टीटीएल। ये आपके सामने टीटीएल, एजिंग एंड स्कैवेंजिंग है। इन दोनों का फर्क पहले अंडरस्टैंड कर लें। एक बात याद रखिएगा, डीएनएस में एबिलिटी है कि वो रिकॉर्ड्स को रजिस्टर कर सकता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, लाइक मेरा जो ये कंप्यूटर है जिसको मैंने डीएनएस सर्वर भी बनाया हुआ है, अब जाहिर है इस पर रिकॉर्ड्स तो प्राइमरी से ही आ रहे हैं। हम इसकी टीसीपीआईपी प्रॉपर्टीज में देखते हैं कि ये क्लाइंट किसका है, अपना है या दूसरे का है। ये मैंने टीसीपी प्रॉपर्टीज ओपन की और इसमें डीएनएस का हम आईपी एड्रेस चेक करेंगे। ये आपके सामने डीएनएस का आईपी एड्रेस है 1.1.192.168.1.1। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूं, इसका नेम चेक करता हूं। ये जनाब इसका नेम है win-m1। अब हम चेक करते हैं कि क्या प्राइमरी डीएनएस सर्वर पे रिकॉर्ड आ रहा है। ये रिकॉर्ड आ रहा है। मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूं। अच्छा, ये एंट्री गलत है, इसे भी डिलीट कर दे। ओके जी, win-m1 मैंने डिलीट कर दिया है मैनुअली। अब मैं सेकेंडरी पे जाता हूं, क्लाइंट पे जाता हूं, इसे आप हम एज अ क्लाइंट ट्रीट कर रहे हैं, और मैं यहां कमांड देता हूं ipconfig/register डीएनएस। ठीक है, ये मैंने रजिस्टर डीएनएस कमांड दी, और यहाँ पे मेक श्योर करने कि क्या आपने डायनेमिक अपडेट्स अलाउ की हैं। नहीं, डायनेमिक अपडेट्स आपने अलाउ नहीं की। इसको जनाब अलाउ कर दें, अप्लाई करें, दोबारा से कमांड एंटर करें, और अब आप जाके चेक करें कि क्या वहां पे एंट्री ऑटोमेटिकली आ गई। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये जनाब देखें एंट्री फिर से आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है जब आप रिफ्रेश करते हैं तो क्लाइंट जो है बेसिकली डीएनएस में एबिलिटी है कि वो क्लाइंट की एंट्रीज को ऑटोमेटिकली अपने डेटाबेस में एंटर कर सकता है। ठीक है, क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करे अपना नेम और आईपी भेजे तो डीएनएस उसको डेटाबेस में पुट कर लेता है। अब आपको समझ में आएगा एजिंग एंड स्कैवेंजिंग। देखें, जो टीटीएल है उसका तो ताल्लुक है रिजॉल्वर कैशे से, और यहां देखें डिस्क्रिप्शन में उसने कहा भी है इंडिकेट्स हाउ लॉन्ग अ डीएनएस रिकॉर्ड विल रिमेन इन क्लाइंट्स कैश। अगर अभी मैं इस मशीन पे आ जाऊं तो ये एक्ट कर रही है एज अ क्लाइंट एज वेल। ये मेरा क्लाइंट भी है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ ipconfig और पहले फ्लश डीएनएस कर लें ताकि जरा टेस्टिंग हमारी अच्छी हो जाए। पहले मैं कैशे जो है उसे
खाली कर लेता हूँ। ये जनाब कैशे वॉश आउट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिंग, किसे पिंग करूँ, कोई एक्टिव एंट्री देखें, विन डीसी, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ पिंग विन -dc.mcsc2.com, ठीक है। ये रिजॉल्व हो गया। अब ये इसके कैशे में आ जाना चाहिए। अगर मैं ipconfig/display DNS करूँ, 5 साइन के साथ मोड़ लगा दूं ताकि पर पेज दिखाए, तो ये देखें ये एंट्री आपको नजर आ रही है और 3589 इसका TTL है, ठीक है। 3589 का मतलब 3589 सेकंड्स है ये, बिकॉज जो एंट्रीज DNS में क्रिएट होती हैं उनका TTL 1 आवर होता है, ठीक है, 60 मिनट्स होता है। हाँ, जो डायनेमिक एंट्रीज होती हैं उनका TTL 20 मिनट्स होता है। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो जो डायनेमिक एंट्री क्रिएट हुई है ये विन वाली, इसका TTL जो है वो 20 मिनट्स होगा। प्रॉपर्टीज में TTL विजिबल होता है, लेकिन विजिबल करने के लिए आपको एडवांस फीचर्स इनेबल करने पड़ते हैं। तो व्यू में जाके एडवांस फीचर्स इनेबल करें। अब आप TTL देखें तो TTL आपको कन्वे होगा। ये एंट्री डायनामिकली क्रिएट हुई थी, इसका TTL है 20 मिनट्स। ये देखें डेज, आवर्स, मिनट्स एंड देन सेकंड्स। तो ये थर्ड जो बॉक्स है ये मिनट्स को कन्वे कर रहा है, 20 मिनट्स इसका TTL है। लेकिन जो एंट्री मैनुअली क्रिएट हुई है, ये आपके सामने स्टैटिक सामने लिखा हुआ है, इसका TTL 60 मिनट्स है। ये आपके सामने 1 आवर, ठीक है, 1 आवर मीन 60 मिनट्स। तो इसलिए जो TTL उधर इस वक्त कन्वे हो रहा है वो 3500 समथिंग है। काउंट डाउन हो गया होगा 34 पे, 3522 पे आ गया, क्योंकि सेकंड्स में ये देखें साथ साथ कम हो रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर करता है। तो ये तो बात होगी TTL की। अब आते हैं हम एजिंग एंड स्कैवेंजिंग पे। एजिंग और स्कैवेंजिंग का ताल्लुक है रजिस्ट्रेशन के साथ। देखें DNS दो सर्विसेज दे रहा है क्लाइंट्स को, अगर आप गौर से देखें। एक तो होगी नेम रेजोल्यूशन सर्विसेज, कि क्लाइंट A DNS से पूछता है कि मुझे क्लाइंट B का IP एड्रेस बताओ, तो DNS उसे IP एड्रेस बता देता है। ये जो सर्विस थी ये नेम रेजोल्यूशन सर्विस थी। दूसरी सर्विस जो DNS दे रहा है वो नेम रजिस्ट्रेशन सर्विस है, कि क्लाइंट अपना नेम और अपना IP एड्रेस DNS को सेंड करता है और DNS से कहता है कि इसे डेटाबेस में लिख लो, DNS उसे डेटाबेस में रजिस्टर कर लेता है। जो TTL आपने पढ़ा उसका ताल्लुक था रेजोल्यूशन के साथ, कि क्लाइंट जब किसी दूसरे का IP पूछता है DNS से, तो DNS उसकी क्यूरी का आंसर भी देता है और साथ ही साथ उसे ये भी कन्वे करता है कि फॉर हाउ लॉन्ग दिस एंट्री कैन बी स्टोर्ड इन अ कैश, तो वो क्लाइंट उस एंट्री को कैशे में स्टोर कर लेता है। जो एजिंग और स्कैवेंजिंग है इसका ताल्लुक है रजिस्ट्रेशन के साथ, कि क्लाइंट ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, DNS ने जो रजिस्ट्रेशन की है क्या वो लाइफ टाइम के लिए? नहीं, लाइफ टाइम के लिए नहीं है। वो मैक्सिमम 14 डेज तक डेटाबेस में रह सकती है। 14 डेज के अंदर अंदर क्लाइंट को रिफ्रेश करवाना है। अगर विद इन 14 डेज क्लाइंट रिफ्रेश नहीं करवाता तो फिर डेटाबेस से उस एंट्री को DNS क्या कर देगा? स्कैवेंज कर देगा। स्कैवेंज मींस डेटाबेस में निकाल के फेंक देगा, ठीक है। और इसका जो TTL है वो 14 मैंने आपको बताया, लेकिन क्लाइंट रजिस्ट्रेशन की जो रिन्यूअल रिक्वेस्ट भेज सकता है वो 8वें दिन से 14वें दिन के दरमियान भेजेगा। यानी जो फर्स्ट 7 डेज हैं उस इंटरवेल को हम कहते हैं नो रिफ्रेश इंटरवेल। उस इंटरवेल में क्लाइंट DNS को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट कर सकता है वो 8वें दिन से 14वें दिन तक है, ठीक है। और ये आपके DNS की प्रॉपर्टीज में ये सेटिंग्स कन्वे भी होती हैं। अगर मैं इस वक्त DNS सर्वर ओपन करूं और जोन प्रॉपर्टीज ओपन करता हूं, तो इसमें आपको ये देखें क्या लिखा हुआ है, एजिंग। अगर आप इसमें जाएं तो 7 डेज का रिफ्रेश इंटरवेल है और 7 डेज का नो रिफ्रेश इंटरवेल है, ये आपके सामने। यानी 7 डेज का तो नो रिफ्रेश इंटरवेल हो गया जिसमें क्लाइंट एंट्रीज को रिफ्रेश नहीं कर सकता, और ये इंटरवेल जब एक्सपायर हो जाता है उसके बाद ये इंटरवेल शुरू होता है रिफ्रेश इंटरवेल, ठीक है। तो अगर एक क्लाइंट ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी से 1 फेब को, तो 1 फेब से लेके 7 फेब तक क्लाइंट रिन्यू नहीं कर सकता, और 8 फेब से लेके 14 फेब तक उसने लाजमी रिफ्रेश करनी है। अदरवाइज 14 फेब के बाद वो एंट्री कंसिडर की जाएगी एज अ स्टेल। स्टेल रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि जिसमें DNS जो है वो सस्पिशियस है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस रिकॉर्ड, तो उस स्टेल रिकॉर्ड्स को DNS स्कैवेंज कर देगा, डेटाबेस में से निकाल के फेंक देगा। पढ़ लें क्या लिखा है। अकर्स एजिंग क्या है? occurs when records that have been inserted into the DNS server through dynamic update reach their expiration and are removed, ठीक है। scavenging क्या है? performs DNS server resource record grooming for old records in DNS, ठीक है। ये वही
याद रखिएगा कि इस स्टेटमेंट से ये बिल्कुल कंसीडर नहीं करना कि स्टैटिक एंट्रीज की बात हो रही है। स्टैटिक एंट्रीज डेटाबेस में पड़ी रहती हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर खुद डिलीट करता है, डीएनएस कभी डिलीट नहीं करेगा। आगे आ जाए। ओके जी, कॉन्फ़िगर टीटीएल आपको बता दिया टीटीएल कैसे कॉन्फ़िगर होता है। इनेबल एंड कॉन्फ़िगर स्कैवेंजिंग एंड एजिंग, ये मैं आपको इससे रिलेटेड और भी सेटिंग्स हैं वो सारी दिखा देता हूं। देखें टीटीएल तो कॉन्फ़िगर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि पहले आपको जोन में जाके, अदरवाइज आप अगर बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यू वोंट सी एनी ऑप्शन। ये जो आपको नजर आ रही है ऑप्शन उस वक्त नजर आती हैं जब आप एडवांस फीचर्स इनेबल करते हैं। तो मेक श्योर यू हैव इनेबल्ड एडवांस फीचर्स, देन गो टू द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स एंड नाउ यू आर एबल टू चेंज दी सेटिंग्स। ये आपके पास ये जो है मॉडिफाई आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक तो ये बात हो गई। दूसरे उसने कहा है कि एजिंग एंड स्कैवेंजिंग की सेटिंग, तो एक तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज में दिखा दिया ये ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा भी प्लेसेस हैं जहां से ये कॉन्फ़िगर हो सकता है। अगर आप डीएनएस सर्वर पे राइट क्लिक करें तो ये क्या लिखा हुआ है, सेट एजिंग स्कैवेंजिंग फॉर ऑल जोन्स। यहां से आप जो सेटिंग्स देंगे वो तमाम जोन्स पे कॉन्फ़िगर हो जाएगी। और थर्ड ये कि आप जोन की प्रॉपर्टीज में जाके एडवांस पे क्लिक करें, सॉरी सर्वर प्रॉपर्टीज में जाएं और एडवांस पे क्लिक करें। तो एडवांस में आपके पास बॉटम में एक ऑप्शन है इनेबल ऑटोमेटिक स्कैवेंजिंग ऑफ स्टेल रिकॉर्ड्स। यहां से टाइम बता दें, उस टाइम पीरियड के बाद वो रिकॉर्ड्स स्कैवेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक स्कैवेंजिंग है और बाकी जो दोनों आपको दिखाई वो भी ऑप्शंस हैं। और अगर आप मैनुअली स्कैवेंज करना चाहें तो राइट क्लिक करें सर्वर पे और क्लिक करें किस पे, स्कैवेंज स्टेल रिसोर्स रिकॉर्ड। आप यस करें तो ये अभी इसी वक्त क्या करेगा, स्टेल रिकॉर्ड्स को स्कैवेंज कर देगा। ठीक हो गया। In this demonstration, you will see how to use NSLOOKUP to test the DNS server configuration. जी, NSLOOKUP को हमने यूज करना है फॉर DNS टेस्टिंग। सबसे पहले तो ये याद रखें कि NSLOOKUP उस कंप्यूटर पे रन करते हैं जो DNS क्लाइंट है, ठीक है। तो मेरे पास ये जो कंप्यूटर है ये DNS क्लाइंट है, लेकिन ये पहले मैं अपने सर्वर को प्रिपेयर कर दूं फॉर NSLOOKUP। याद रखिएगा NSLOOKUP को प्रॉपरली रन करने के लिए जरूरी है कि रिवर्स लुकअप जोन जो है वो बना हुआ हो। अगर रिवर्स लुकअप जोन नहीं बना हुआ तो आप NSLOOKUP को यूज नहीं कर सकते। तो ये आपके सामने ये रिवर्स लुकअप जोन बना हुआ है और इसमें DNS सर्वर की एंट्री भी आ रही है। अब NSLOOKUP के दो मोड्स हैं, इंटरेक्टिव मोड और नॉन इंटरेक्टिव मोड। अगर मैं सिंपली NSLOOKUP लिख के और एंटर कर दूं तो ये कौन सा मोड था, ये था इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड की पहचान ये होती है कि आप NSLOOKUP लिख के और NSLOOKUP के अंदर चले जाते हैं। अब आप देखें प्रॉम्प्ट ये बता रही है कि मैं NSLOOKUP के अंदर हूं। और ये आप उस वक्त करते हैं जब आपने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन DNS की करनी हो। फॉर एग्जांपल मैं यहां जाके कहता हूं, एक मिनट ठहरे, हाँ मैं यहां कहता हूं कि सेट टाइप इज इक्वल टू SOA। मैं SOA रिकॉर्ड देखना चाहता हूं, कौन से जोन का, MCSE2.com का। अब देखें वो रिफ्रेश इंटरवल, रीट्राई इंटरवल और सीरियल नंबर, वो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं सेट टाइप is equal to a record and then win-dc.mcsc2.com, ठीक है, win-m1.mcsc2.com, win-m2.mcsc2.com। ये मैंने सारे records देखे एंड देन मैं एग्जिट करके और बाहर आ गया। दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड आप उस वक्त रन करेंगे व्हेन यू नीड डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, व्हेन यू वांट टू परफॉर्म डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ DNS डेटाबेस। और अगर आप सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो फिर आप NSLOOKUP लिख के एंटर ना करें, बल्कि यहाँ पे लिखें अपनी क्यूरी टाइप। वेट अ मिनट, हाँ जी, यहाँ मैं लिखता हूँ क्यूरी टाइप और उसके बाद लिखता हूँ इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल SOA और आगे लिख देता हूँ MCSE2.com। अब ये NSLOOKUP के अंदर नहीं जाएगा, बस मैंने जो पूछा है वो बता देगा। दिस इज कॉल्ड नॉन इंटरेक्टिव मोड। तो ये दो तरीके हैं आपके पास, याद रखिएगा इन सिंपल वर्ड्स। NSLOOKUP लिख के जब आप एंटर करते हैं तो डिफॉल्ट सर्वर अगर लिखा हुआ आ जाता है, इट मींस कि NSLOOKUP बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रही है, ठीक है। और इसमें होता यह है कि DNS को क्यूरी करता है क्लाइंट, यानी इसने किया क्या है, इसने DNS को DNS का ही IP भेजा है। आप देखें ना इस कंप्यूटर पे अगर मैं IP कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इस वक्त इस पे DNS का IP कौन सा है देखें,
मैं यहाँ करता हूँ मूव, तो मेरे पास ये देखें, नहीं ये तो इसका अपना आईपी, ये डीएनएस का आईपी आ रहा है, ठीक है। तो इसने किया क्या है, जब मैंने एनएस लुकअप लिखा तो इसने डीएनएस सर्वर को डीएनएस के ही आईपी के लिए क्यूरी कर दिया, यानी डीएनएस से ये पूछा है कि 192.168.1.1 का नाम बताओ, तो ये रिवर्स क्यूरी थी जो इसने एनएस लुकअप के अगेंस्ट की है। और इस क्यूरी के सक्सेसफुल चलने के लिए जरूरी है कि डीएनएस पे न सिर्फ रिवर्स लुकअप जोन बना हुआ हो, बल्कि उसके अंदर डीएनएस का अपना रिकॉर्ड आ रहा हो। अगर मैं ये रिकॉर्ड डिलीट कर दूं, ये ले मैंने डिलीट कर दिया, अब जरा एनएस लुकअप रन करें, देखें क्या होता है। एग्जिट करें, दोबारा से रन करें, वो देखें डिफॉल्ट सर्वर के सामने क्या लिखा हुआ है, अननोन, ठीक है। तो मेक श्योर कि जो रिवर्स लुकअप जोन है वो प्रॉपरली बना हुआ हो। अब आपकी क्यूरी सक्सेसफुल होगी। अच्छा, एक और प्रॉब्लम हो गई है, ठहरें, इधर जाएं जरा दोबारा डीएनएस सर्वर पे, इस रैकेट को करें डिलीट और दोबारा से जाएं पीटीआर में, ब्राउज करें विन डीसी ऐड करें। ओके, यहाँ पे ये जो इसने कर दिया ना काम, ये इसने गलत किया, ये खत्म। ओके कर दो, गलत क्या था। ठीक हो गया, अब दें जरा, ठीक हो गया। तो एक्चुअली पूरा आईपी लिख दिया था, तो उसने पूरे आईपी के साथ अपेंड करके उसको गलत एंट्री दे दी थी। ओके जी, ये बात भी हो गई। आई थिंक इट्स एनफ। रिवर्स के रेफरेंस से जो चीज आपने एनएस लुकअप की टेस्टिंग भी देख ली, आगे चलते हैं। मॉनिटरिंग डीएनएस सर्वर बाय यूजिंग द डीएनएस इवेंट लॉग। इवेंट व्यूअर जो है वो बड़ी जबरदस्त यूटिलिटी है, और आप इवेंट व्यूअर के बगैर, इवेंट व्यूअर को प्रॉपरली यूज किए बगैर आप एक अच्छे ट्रबल शूटर नहीं बन सकते, बात याद रखिएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है। मैं जब एमसीएसई कर रहा था बैक इन लेट 90s, तो मैंने उस वक्त NT4 के जमाने में इवेंट व्यूअर स्टडी की थी। और माइक्रोसॉफ्ट नॉर्मली प्रोडक्ट में नई चीजों को प्रमोट करता है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है, ये NT4 के कोर्स में भी थी, हम लोगों ने स्टडी की थी। उसके बाद NT4 के बाद मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की, उस वक्त 2000 आ चुका था। 2000 के कोर्स में भी इवेंट व्यूअर था, 3 में भी था, 8 में भी था, और 12 में भी है, ठीक है। तो इवेंट व्यूअर जो है इट्स मदर ऑफ ट्रबल शूटिंग। आप इसके बगैर, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किए बगैर आप ट्रबल शूट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई नया प्रॉब्लम कन्वे होता है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, और इन्वेस्टिगेट करने के लिए एनएस जो इवेंट व्यूअर है दैट इज बेस्ट, ठीक है। अब इवेंट व्यूअर में माइक्रोसॉफ्ट ने अब किया ये है कि रोल्स की बेस पे ग्रुपिंग्स बना दी हैं, ठीक है। लाइक एक्टिव डायरेक्टरी के जो इवेंट्स हैं वो एक जगह ग्रुप किए हुए होते हैं, व्यूज कॉन्फ़िगर किए हुए बेसिकली। तो आपके लिए इवेंट्स को सॉर्ट आउट करना बहुत आसान हो जाता है। तो डीएनएस के लिए हमारे पास एक सेपरेट ग्रुप है जो हम रन कर सकते हैं। आप यहां से इवेंट व्यूअर रन कर दें, यहीं से लिख दें इवेंट व्यूअर, ये जनाब इवेंट व्यूअर प्रोग्राम रन हो जाएगा। और वैसे डीएनएस के अंदर भी आपके पास ये ग्लोबल लॉग्स में ये डीएनएस आ रहा होता है, ठीक है। ये भी इवेंट्स वही हैं। ये आपके पास इवेंट व्यूअर है, और इसमें आप एप्लीकेशन लॉग्स में जाएं, ये डीएनएस सर्वर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डीएनएस के जो इवेंट्स हैं वो ये आपको कन्वे कर रहा है, और ये बड़ा आइडियल डीएनएस है जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशनल मैसेजेस आए हैं, ना कोई वार्निंग है ना कोई एरर है, ठीक है। तो एक तो आपके पास तरीका ये है बाय यूजिंग इवेंट लॉग, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएं। इवेंट लॉग का मतलब यही है, इवेंट व्यूअर का इवेंट लॉग होता है। इवेंट लॉग सर्विस होती है जो इवेंट व्यूअर में मैसेजेस को लॉग करती है। डीबग लॉग देख लें। डीबग लॉग बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है, उसकी वजह यह कि जब आप इसे इनेबल कर देंगे तो बहुत तेजी से ये फुल होना शुरू हो जाता है। तो आपको याद होगा डीएनएस के बारे में शायद मैंने बताया हो, अगर नहीं बताया तो अब याद रखिएगा कि डीएनएस पोर्ट 53 यूज करता है और टीसीपी और यूडीपी दोनों को यूज करता है। तो जब आप डीबग लॉग ऑन करते हैं तो आप ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं
कि log packets for debugging, outgoing messages, incoming, UDP, TCP both, then queries, transfer, updates, request, responses, ये सारी सेटिंग्स हैं जो आप डीएनएस में ट्यून कर देते हैं। और ये प्रॉपर्टी पेज आपको अवेलेबल होता है फ्रॉम सर्वर प्रॉपर्टीज। आप डीएनएस सर्वर की प्रॉपर्टीज अगर ओपन करें तो इसमें डिबग लॉग की ऑप्शन होगी। ये हम प्रॉपर्टीज में गए, क्लिक किया डिबग लॉग पे, किधर है ये रहा डिबग लॉग, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है, पहले ये सेलेक्ट करें और फिर यहाँ से एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। ये लॉग फाइल का साइज है, ऊपर लॉग फाइल का पाथ दे दें कि ये कहाँ बना है, लाइक c:\DNS log में नाम रख देता हूँ, तो वहां ये लॉग फिल करता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, ये डिटेल के साथ कर देगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर पैकेट्स बाय आईपी एड्रेसेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब आप इस लॉग को ऑन कर देंगे तो बड़ी तेजी से ये फिल होना शुरू हो जाता है। तो आपके पास एक अच्छी ऑप्शन ये है कि आप फिल्टर में जाके आईपी एड्रेस दे दें कि इस आईपी से रिलेटेड जो पैकेट्स हैं वही लॉग में जाएं, ठीक है। तो जो आईपी यहाँ पे आप दे रहे हैं दैट विल बी फिल्टर्ड इन, ये फिल्टर आउट नहीं होगा, ये फिल्टर इन होगा। इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो डेटाबेस में एंटर होंगे। तो ये आपका डिबग लॉग है। जी ये डीएनएस कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट यूनिट शुरू करवा दूंगा। शाबाश, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू डीएनएस? जी प्लीज उस्मान, आप कुछ कह रहे हैं? सर अगर सेकेंडरी जोन हमने जो भी किया था उसमें जोन ट्रांसफर की थी, उसके बाद अगर हमारा प्राइमरी फेल हो जाए तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है सेकेंडरी को जाके कन्वर्ट कर देना। अब ये तो मेरा जो जोन है MCSE2, ये मेरी एडीएस का, मैं आपको एक नया जोन बना के ये प्रैक्टिस करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक जोन बनाता हूँ प्राइमरी, और इसकी मैं टाइप रख देता हूँ test.com, ठीक है। ये मैंने प्राइमरी जोन बनाया और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके मैं जोन ट्रांसफर अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं सेकेंडरी पे जाके इसका सेकेंडरी बनाता हूँ, यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन भी दे देता हूँ। जोन ट्रांसफर में मैं नोटिफाई में जाके आईपी एड्रेस ऑफ सेकेंडरी दे देता हूँ 192.168.1.11। ओके कर दिया, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। अब आप सेकेंडरी में जाएं, यहाँ पे एक जोन बनाएं, उसकी टाइप मेंशन कर दें सेकेंडरी, उसका नेम मेंशन करें testing.com, और मास्टर में test.com, मास्टर में आईपी एड्रेस दे दें मास्टर का, ठीक है। अब ये थोड़ी देर बाद रैकेट्स उठा लाएगा, ये देखें रैकेट्स आ गए। मैं प्राइमरी में जाता हूँ, एक रैकेट और बनाता हूँ। यहाँ मैंने रैकेट बनाया, न्यू ए रैकेट, ABC दे देता हूँ इसका नाम, और इसका आईपी दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 192.168.1.200। ये लें जी। अब क्या होगा, नोटिफिकेशन मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो ये सेकेंडरी में भी डिस्प्ले हो गया होगा। इधर जाएं आप, रिफ्रेश करें, ये रिफ्रेश किया, ये रैकेट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो आपने क्वेश्चन किया है, मैं यहाँ जाके फॉर एग्जांपल इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यू कैन टेक इन दिस एक्शन एज के प्राइमरी मेरा डाउन हो गया। ये जी मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने ज़ाहिर है डिलीट कर दिया तो ये तो खत्म हो गया। अब सेकेंडरी पे फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंडरी काम कर रहा है, रिकॉर्ड्स हैं उसमें, ठीक है। वो तो बाद में जाएगा कांटेक्ट करने, और कांटेक्ट के बाद भी अगर इसका कांटेक्ट नहीं हो सका तब भी एंट्रीज एक्सपायर तो होंगी एक दिन बाद। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपायर्स आफ्टर 1 डे, ठीक है। आपको पता लग जाता है कि मेरा प्राइमरी जो है वो तो क्रैश हो गया, तो आप सिंपली क्या करें, सेकेंडरी की प्रॉपर्टीज में जाएं, चेंज पे क्लिक करें और उसको प्राइमरी बनाते हैं। लें जी, कहानी खत्म। अब ये किसी से डेटाबेस नहीं उठा के ला रहा, इसका अपना डेटाबेस। ये उस्मान, बात क्लियर होती है? जी सर। ठीक है, यही आप पूछ रहे थे ना? ये जनाब मिनिमाइज कर देते हैं। जी सर, एग्जैक्टली यही पूछ रहे। ओके जी, ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया, और ये यूनिट 2 था आई थिंक, यस यूनिट 2 था। तो अब मैं यूनिट 3 पे जाता हूँ, प्रॉपर्टी थी। ओके, ये आपका यूनिट 3 है एग्जाम 411 का, और इसमें हमने एक्टिव डायरेक्टरी को डिस्कस करना है। और अगर हम ये आज कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम दौड़ लगाएंगे, हम अपने अंदाज में
आराम आराम से ही करेंगे, लेकिन अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो इस लिहाज से अच्छा है कि हमारे जो यूनिट वीकली हमने डिसाइड किए होते हैं वो पूरे हो जाएंगे। ओके जी। मॉड्यूल 3 मेंटेनिंग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ओवरव्यू ऑफ एडीएस देखें, देन वर्चुअलाइज्ड डोमेन कंट्रोलर्स पे बात होगी, आरओडीसीज जो 2008 में इंट्रोड्यूस हुए थे उन पे डिस्कशन करेंगे, देन एडमिनिस्ट्रिंग एक्टिव डायरेक्टरी और देन मैनेजिंग द एडीडीएस डेटाबेस। सबसे पहले लेसन 1 है ओवरव्यू ऑफ एडीडीएस, जिसमें हमने एडीडीएस के कंपोनेंट्स देखने हैं, फॉरेस्ट और स्कीमा पे बात होगी, एंड देन डोमेन स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसमें ज्यादा बातें जबानी हैं, कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, तो बोर नहीं होना आप लोगों ने। ओके जी। एडीडीएस इज कंपोज्ड ऑफ बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। और फिजिकल कंपोनेंट्स में वो कहता है डाटा स्टोर है, डोमेन कंट्रोलर्स है, ग्लोबल कैटलॉग है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर्स है। और यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दिया है, मैंने पुराने उसमें भी ऐड किया था, लेकिन देन आई रेड अ डॉक्यूमेंट, तो इसको रॉन्ग नहीं कहते, इसको मैं क्या कहूँ, इसको मैं कहता हूँ डिबेटेबल, ठीक है। ये डिबेटेबल है कि ये साइट्स जो है इसको should it be taken as लॉजिकल कंपोनेंट या फिजिकल कंपोनेंट। बहरहाल माइक्रोसॉफ्ट खुद ही इसको प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज के जो कोर्सेज हैं उसमें डिक्लेयर करता था एज फिजिकल कंपोनेंट, और उसकी अपनी रीजंस थी। लॉजिकल के लिए जब मैंने एक कोर्स फर्स्ट टाइम, मैंने पहली क्लास जो 2012 की ली, तो उसमें आई वाज रियली सरप्राइज टू सी दैट साइट्स आर नाउ पार्ट ऑफ लॉजिकल कंपोनेंट्स, और मैंने एट वंस इसको रॉन्ग डिक्लेयर किया। उसकी वजह यही थी, आई थॉट कि ये मिस्टेकनली यहाँ लिखा गया है, लेकिन फिर मैंने लेटर ऑन डॉक्यूमेंटेशन कंसल्ट की तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हैं जिसकी बेस पे वो कहते हैं कि इसको लॉजिकल में आना चाहिए, ठीक है। तो हमने बस अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली ये है क्या। हम जाहिर है कोई इलेक्शंस नहीं हो रहे कि आप पार्टिसिपेट करवा रहे हैं इससे। तो बेसिकली फिजिकल और लॉजिकल कंपोनेंट्स जो हैं इनको सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लें कि ये दोनों कंपोनेंट्स किस किस चीज के साथ अलाइन हो रहे हैं। जो आपका फिजिकल कंपोनेंट्स हैं ये आपका जो कंपनी का रेप्लिकेशन मॉडल है उसे कन्वे कर रहे होते हैं, स्टोरेज मॉडल को कन्वे कर रहे होते हैं कि हाउ डेटा विल बी स्टोर्ड, ठीक है। तो इसमें आपका डेटा स्टोर आता है, इसमें आपके डोमेन कंट्रोलर्स आते हैं, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है, आरओडीसी है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर्स है। जो आपका लॉजिकल कंपोनेंट्स है ये बेसिकली कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल होता है, और माइक्रोसॉफ्ट जो साइट्स को अब कहता है कि ये लॉजिकल कंपोनेंट्स में है, उसकी वजह है कि जब आप एक्टिव डायरेक्टरी की साइट्स की डिजाइनिंग करते हैं तो आप कंपनी का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है सम टाइम उसे भी देखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसे कहा जा सकता है, लेकिन मेनली जो इसमें चीजें फॉल कर रही हैं वो स्कीमा है, डोमेन ट्रीज है, फॉरेस्ट्स हैं, ठीक है। नीचे जो मैंने रेफरेंस दिया है ये रेफरेंस मेरे पॉइंट की सपोर्ट में है। इस रेफरेंस के मुताबिक साइट्स आर पार्ट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। बस आप ये याद रखिएगा कि एडीएस में दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब है डेटाबेस, ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ डोमेन कंट्रोलर्स, ठीक है, लोकेशंस, ये सारी आपकी फिजिकल कंपोनेंट है। और लॉजिकल कंपोनेंट का मतलब है कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल लाइक डोमेन्स, ओयूज, ये फिजिकल लॉजिकल कंपोनेंट्स हैं। ओके जी, अंडरस्टैंडिंग एडीडीएस फॉरेस्ट एंड स्कीमा स्ट्रक्चर, ये देख लें। ये आपके पास ट्री है, फॉरेस्ट है। एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं मेरा ख्याल है आई बेटर चेंज माय स्टेटस। ओके जी, अंडरस्टैंडिंग एडीडीएस फॉरेस्ट एंड स्कीमा स्ट्रक्चर देख लें। यहाँ पे आपको इसमें तीन डोमेन्स दिखाई हैं, एक फैब्रिकम है, एक एडाटम है, और एक atl.adatum.com। अब आप इन तीनों के नेम्स अगर देखें तो नेम से ही कन्वे हो रहा है कि जो एटीएल डोमेन है दैट इज चाइल्ड डोमेन ऑफ एडाटम डोमेन, ठीक है। और जो फैब्रिकम है ये दैट इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ एनी अदर डोमेन, बल्कि ये रूट डोमेन है, खुद से ट्री रूट डोमेन है, यानी ट्री की पहली डोमेन है। एडीएस के स्ट्रक्चर पे हम और बात भी करेंगे, लेकिन इस यूनिट के रेफरेंस से यहाँ बेसिकली वो आपको ये बता रहा है कि जो फॉरेस्ट होता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डोमेन्स, उसमें एक से ज्यादा डोमेन्स हो सकती हैं, और पूरे फॉरेस्ट का जो स्कीमा है वो एक ही होता है, यानी
स्कीमा में जब आप चेंजेस करते हैं तो वो पूरे फॉरेस्ट में रेप्लिकेट होती हैं और हर डीसी पे जो स्कीमा की कॉपी होती है वो एक जैसी होती है, ठीक है। और स्कीमा है क्या, स्कीमा में ये इंफॉर्मेशन होती है कि ऑब्जेक्ट्स की शक्ल क्या होगी, ऑब्जेक्ट की क्लासेस क्या होंगी, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। लाइक यूजर है तो यूजर और कंप्यूटर, हम तो कहते हैं ना ये एडीएस के ऑब्जेक्ट हैं, बेसिकली ये एडीएस की ऑब्जेक्ट की क्लासेस हैं, डिफरेंट क्लासेस होती हैं। यूजर भी एक क्लास है, कंप्यूटर भी एक क्लास है, और जो यूजर की प्रॉपर्टीज में इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही होती है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, कंट्री कोड, सिटी, स्टेट, ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है इन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो स्कीमा के रेफरेंस से याद रखिएगा कि स्कीमा में क्लासेस होती हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर मैं आपको अभी स्कीमा ओपन करके भी दिखाऊं तो उसमें आपको दो ही कंटेनर नजर आएंगे। मैं दिखा देता हूं ताकि आपके जहन में खाका बन जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर हो जाए तो। लेकिन ये आदत नहीं डालिएगा, अगर आप आदत डाल लेंगे कि मैं हर जगह आपको डायलॉग बॉक्सेस दिखाऊं तो पेपर नंबर 4 में आप डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि पेपर नंबर 4 में डिजाइनिंग हम पढ़ते हैं तो उस वक्त डायलॉग बॉक्सेस ओपन नहीं होते, फिर स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे। ओके, मैं यहाँ से एमएमसी ओपन करता हूँ, तो एमएमसी में मैं ऐड करता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। ओहो, ये तो मैं मेंबर सर्वर पे हूँ, डीसी पे आए और यहाँ पे आप सेलेक्ट करें एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। परेशान नहीं होना, यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा नहीं आ रहा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो इसे करें कैंसिल, रन कमांड ओपन करें, यहाँ पे लिखें रेग SPR32 SCHMMGMT.dll, ये इसकी DLL फाइल है, रजिस्टर करना है, रिकॉर्डिंग में आ गई है, इसको रिपीट कर लीजिएगा। अब आपके पास उसका जो स्नैप इन है वो अवेलेबल हो जाएगा। एड रिमूव स्नैप इन्स में जाएं, ये आपके सामने है एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। अब आप देखेंगे इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो इसमें दो ही फोल्डर्स आएंगे, क्लासेस, ये बहुत सारी क्लासेस आ रही हैं, एट्रीब्यूट्स, ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी का जो कह लें कि स्कीमा में आपको इस तरह समझा सकता हूं कि जिस तरह कोई स्टेशनरी शॉप है तो स्टेशनरी शॉप का जो स्कीमा है उसमें डिफाइंड है कि यहाँ पे पेपर्स होंगे, बुक्स होंगी, कॉपीज होंगी, पेन होंगे, ठीक है, रबर होंगे, शार्पनर होंगे, पेंसिल्स होंगी। ये नहीं हो सकता कि आप स्टेशनरी की शॉप पे जाके सेल्समैन को कहें कि मुझे आधा किलो गुलाब जामुन दे दो। ऑन द अदर हैंड एक स्वीट शॉप है, वहां पे क्या होगा, गुलाब जामुन होंगे, बर्फी होगी, ठीक है। वहां पे अगर आप जाके कहते हैं कि मुझे यार बुक दे दो, तो बुक नहीं मिलेगी वहां पे, क्योंकि उसकी स्कीमा में और चीजें डिफाइंड है। तो स्कीमा बेसिकली ये डिफाइन करता है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज पॉसिबल है, ठीक है, और उसकी शक्ल क्या होगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट्स लिखे आ रहे हैं, लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, इनके सामने इनके अगेंस्ट ये भी मेंशन है कि किसकी वैल्यू इंटीजर फॉर्म में होगी, किसकी वैल्यू जो है वो बोलियन है, किसकी वैल्यू लार्ज इंटीजर इंटरवल है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप खुद बताएंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस तरह से कन्वे होगी। बेसिकली स्कीमा ये डिफाइन करता है कि एक्टिव डायरेक्टरी में क्या कुछ पॉसिबल है। याद रखने वाली बात यह कि पूरे फॉरेस्ट में सिंगल स्कीमा होगा। अगर आप स्कीमा मॉडिफाई करेंगे तो ये चेंजेस पूरे फॉरेस्ट में रेप्लिकेट होती है। ये भी याद रखिएगा कि स्कीमा की राइटेबल कॉपी सिर्फ एक डीसी पे होती है जो स्कीमा मास्टर होता है, किसी और डीसी पे आप स्कीमा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके जी, अंडरस्टैंडिंग एडीडीएस। डोमेन स्ट्रक्चर देख लें। एडीडीएस रिक्वायर्स वन और मोर डोमेन कंट्रोलर्स, ठीक है, एक या एक से ज्यादा डीसीज एडीएस रिक्वायर करती है। All domain controllers hold a copy of the domain database which is continually synchronized. तमाम DCs पे जो डायरेक्टरी डेटाबेस की कॉपी होती है वो सिंक्रोनाइज होती रहती है, ठीक है, और ये सिंक्रोनाइजेशन बाय डायरेक्शनल होती है, प्रोवाइडेड कि तमाम DCs पे राइटेबल कॉपी पड़ी है, वो चेंजेस को सेंड भी करते हैं और चेंजेस को रिसीव भी करते हैं। उसके बाद वो कहता है डोमेन इज द कॉन्टेक्स्ट विद इन विच ग्रुप्स यूजर्स एंड कंप्यूटर्स आर क्रिएटेड, ठीक है। जो आप यूजर ग्रुप्स और कंप्यूटर्स बनाते हैं बेसिकली वो आप डोमेन के अंदर बना रहे होते हैं। The domain is a replication boundary. ऑब्जेक्ट जो है वो याद रखिएगा डोमेन से बाहर रेप्लिकेट नहीं होते, ठीक है। जो आपके ये यूजर अकाउंट्स, कंप्यूटर अकाउंट्स हैं, उनकी बात हो रही है कि मैंने एक यूजर अकाउंट बनाया डोमेन ए में, तो वो डोमेन ए के जो दूसरे डोमेन कंट्रोलर्स हैं उन पे जरूर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो डोमेन बी पे रेप्लिकेट हो। उसके बाद द डोमेन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर फॉर कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल सादा सी बात है,
कि जो आपका डोमेन है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है फॉर मैनेजिंग योर ऑब्जेक्ट्स, और एनी डोमेन कंट्रोलर कैन ऑथेंटिकेट एनी लॉग ऑन इन द डोमेन। आपके पास अगर एक डोमेन में मल्टीपल डीसीज हैं तो वो तमाम डीसीज यूजर को लॉग ऑन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो राइटेबल डीसीज हैं। अगर वो आरओडीसी है तो वो भी लॉग ऑन करेगा, लेकिन उसके लिए उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा दूसरे डीसी के साथ। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, कि आरओडीसी पे जब रिक्वेस्ट आती है तो आरओडीसी क्रेडेंशियल्स को अपने पास स्टोर नहीं कर सकता, उसको रिक्वेस्ट को पास ऑन करना पड़ता है दूसरे डीसी के पास, एंड देन वो लॉग ऑन करता है, और उसके बाद भी वो क्रेडेंशियल्स को कैश नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप चाहें तो सर्टेन क्रेडेंशियल्स अलाउ कर सकते हैं कि ये आरओडीसी पे कैश हो जाए। ओके जी, इंप्लीमेंटिंग वर्चुअलाइज्ड डोमेन कंट्रोलर्स देख लें। अंडरस्टैंडिंग क्लोन वर्चुअलाइज्ड डोमेन कंट्रोलर्स क्या हैं, डिप्लॉइंग ए क्लोन वर्चुअलाइज्ड डोमेन कंट्रोलर एंड देन मैनेजिंग वर्चुअलाइज्ड डोमेन कंट्रोलर, कि आप बेसिकली हाइपर-वी में वर्चुअल मशीन्स बना रहे हैं और उनके अंदर आपने डीसीज प्लेस किए हुए हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लें अंडरस्टैंडिंग क्लोन वर्चुअलाइज्ड डोमेन कंट्रोलर्स क्या कहता है इसमें। विंडोज सर्वर 2012 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी ऑफ वर्चुअल डोमेन कंट्रोलर। सेफ क्लोनिंग, सेफ स्नैपशॉट स्टोर, ठीक है। सेफ क्लोनिंग हो सकती है, एक डीसी को आप क्लोन कर दें दूसरे के साथ, और आप स्नैपशॉट्स भी ले सकते हैं, स्नैपशॉट रीस्टोर भी कर सकते हैं, और ये सेफ है, डाउन टाइम नहीं आता। स्नैपशॉट का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन उठा ली और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस कॉन्फ़िगरेशन को आप रीस्टोर कर सकते हैं। इंप्लीमेंटिंग वर्चुअलाइज्ड डोमेन कंट्रोलर्स प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट क्या है, रैपिड डोमेन डिप्लॉयमेंट। डोमेन कंट्रोलर की जो डिप्लॉयमेंट है वो रैपिड हो जाती है, उसके बाद यानी स्पीडी हो जाती है, टाइमली फैशन में हो जाती है, आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ता। स्केलेबल प्रोविजनिंग ऑफ डोमेन कंट्रोलर, अगर आप मल्टीपल डीसीज डिप्लॉय कर रहे हैं तो उसकी प्रोविजनिंग स्केलेबल हो जाएगी। स्केलेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ एक्सपेंशन। अगर कोई इन्वायरमेंट स्केलेबल हो तो इसका मतलब उसमें ग्रोथ सपोर्ट है। अगर आप मल्टीपल डीसीज प्लेस करना चाहते हैं तो उस केस में आपको विद वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट जो आपकी मल्टीपल डीसीज की प्लेसमेंट है वो प्रॉपरली हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। लेकिन अगर आप फिजिकल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं तो जाहिर है आपको फिजिकल स्ट्रक्चर भी स्टैब्लिश करना पड़ता है। क्विक रिप्लेसमेंट और रिकवरी ऑफ डीसीज, अगर आपका डीसी डाउन हो जाता है तो उसकी रिकवरी स्पीडी हो जाएगी। इजी प्रोविजनिंग ऑफ टेस्ट एनवायरनमेंट, अगर आप टेस्ट एनवायरनमेंट बना रहे हैं तो वो भी बहुत आसानी से बन जाता है, जैसे कि हम लोग बनाते हैं एमसीएसई की प्रैक्टिस में, ठीक है। तो टेस्ट एनवायरनमेंट बनाना ये लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, किसी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इस पॉइंट को प्रोडक्शन के लिए कोट नहीं किया जा सकता। ओके जी, ये देख लें डिप्लॉइंग ए क्लोन वर्चुअलाइज्ड डोमेन कंट्रोलर क्या कहता है। यू कैन क्लोन एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल डोमेन कंट्रोलर सेफली बाय क्रिएटिंग ए डीसी क्लोन config.xml फाइल। ये फाइल होती है जिसमें आप इंफॉर्मेशन रखते हैं क्लोनिंग की, एंड स्टोरिंग इट इन द ADDS डेटाबेस लोकेशन। जो आपकी एनटीडीएस की डायरेक्टरी है उसमें इस फाइल को स्टोर कर दें। टेकिंग द BDC ऑफलाइन, आपकी जो वर्चुअल डोमेन कंट्रोलर है उसको ऑफलाइन करके और एक्सपोर्ट कर दें। उसके बाद न्यू वर्चुअल मशीन बनाएं बाय यूजिंग दिस एक्सपोर्टेड BDC। वो जो आपने डीसी एक्सपोर्ट किया उसको यूज करते हुए नई वर्चुअल मशीन बना दें। और इसी को इसने सिंबॉलिकली भी कन्वे किया है कि जिस डीसी को मैं एक्सपोर्ट करना चाहता था मैंने उस पर ये क्लोन फाइल बनाई और उसको डेटाबेस की डायरेक्टरी में रखा, यानी एनटीडीएस फोल्डर के अंदर रखा, एंड देन मैंने उसे एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं इस जो डीसी है इसकी फाइल को इंपोर्ट कर सकता हूं। मैं सिंपली एक नई वर्चुअल मशीन बनाऊंगा बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन जो मैंने पुराने वाले से एक्सपोर्ट की है। जी, मैनेजिंग वर्चुअलाइज्ड डोमेन कंट्रोलर्स देख लें। टू रेप्लिकेट ADDS प्रॉपर्ली इंश्योर दैट a restored virtual domain controller can contact a writable domain controller। देखें, एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप डीसी को रीस्टोर करते हैं तो डीसी रीस्टोर होने के बाद उस स्टेट पे आता है जो एट द टाइम ऑफ बैकअप थी। अब वो जो स्टेट है वो कल शाम 6 बजे की भी हो सकती है, लास्ट वीक की भी हो सकती है, लास्ट मंथ की भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो स्नैपशॉट, वो एक्सपोर्ट या वो बैकअप आपने कब लिया था, ठीक है। तो फिर जरूरी है कि जब डीसी बूट करवाएं तो डीसी एक ऐसे डीसी से कांटेक्ट करे जो प्रोडक्शन में चल रहा है, जिसपे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, ताकि डीसी अपना डेटाबेस रिफ्रेश कर सके। तो उसी चीज को इसने कन्वे किया है कि रिस्टोर्ड वर्चुअल डोमेन कंट्रोलर कैन कांटेक्ट अ राइटेबल डीसी। उसके बाद यू डू नॉट रीस्टोर ऑल डोमेन कंट्रोलर्स इन अ डोमेन साइमल्टेनियसली, ठीक है। आप एक ही वक्त में मल्टीपल डीसीज को रीस्टोर नहीं करेंगे,
आप एक डीसी को रिस्टोर करेंगे, उस पर जब चेंजेस रेप्लिकेट हो जाएंगी, कंप्लीटली सिंक हो जाएंगी, फिर दूसरा डीसी इंट्रोड्यूस करेंगे। ऑल चेंजेस originating since the last snapshot are replicated or they will be lost। ये याद रखिएगा कि जो आपने लास्ट स्नैपशॉट लिया था उसके बाद जितनी भी चेंजेस थी या तो वो रेप्लिकेट होकर इस पे रिसीव हो, और अगर रेप्लिकेट होकर रिसीव नहीं होनी तो वो जाया हो जाएंगी। उसकी वजह ये है कि इफ दिस इज द ओनली डीसी तो वो चेंजेस ये रिसीव नहीं कर सकता। कंसिडरेशंस फॉर मैनेजिंग स्नैपशॉट्स देख लें। स्नैपशॉट्स डू नॉट रिप्लेस रेगुलर बैकअप। स्नैपशॉट समझ लेते हैं आप, हाइपर वी में एक फैसिलिटी है स्नैपशॉट की। स्नैपशॉट का फायदा ये होता है, लाइक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने हाइपर वी में वर्चुअल मशीन बनाई भी है, आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं डीएनएस की, ठीक है, तो आप क्या करें, स्नैपशॉट ले लें। स्नैपशॉट लेने के बाद उस पर डीएनएस इंस्टॉल करें, प्रैक्टिस करें सारी। जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए तो वो जो स्नैपशॉट आपने डीएनएस इंस्टॉल करने से पहले लिया था उस स्नैपशॉट को रीस्टोर कर दें, तो आपकी जो वर्चुअल मशीन है उसका स्टेटस वही हो जाएगा विदाउट डीएनएस वाला, ठीक है। तो ये स्नैपशॉट्स बड़े अच्छे होते हैं इस लिहाज से कि आपकी टेस्टिंग बड़ी आसान हो जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ये कह रहा है कि स्नैपशॉट शुड नॉट बी टेकन एज अ बैकअप, ठीक है। जो आपका रेगुलर बैकअप है वो इन पैरेलल होता रहेगा, क्योंकि जाहिर है अगर पूरी वो मशीन क्रैश होती है तो स्नैपशॉट तो उसी के ऊपर पड़ा हुआ है, जबकि आपका जो रेगुलर बैकअप है वो ऑफलाइन पड़ा होता है, कंप्यूटर के ऊपर नहीं होता। तो बैकअप जो है वो ज्यादा बेहतर है। बैकअप डिजास्टर रिकवरी में आता है, स्नैपशॉट डिजास्टर रिकवरी में नहीं आता। तो स्नैपशॉट शुड नॉट बी टेकन एज अ रेगुलर बैकअप। डू नॉट रीस्टोर स्नैपशॉट्स दैट वर टेकन बिफोर द प्रमोशन ऑफ द डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। वो कहता है प्रमोट करने से जो पहले आपने स्नैपशॉट लिया था उसको रिस्टोर ना करें, वरना डीसी खत्म हो जाएगा, वो कंप्यूटर दोबारा से मेंबर सर्वर या स्टैंड अलोन सर्वर बन जाएगा। डू नॉट होस्ट ऑल वर्चुअल डोमेन कंट्रोलर ऑन द सेम हाइपरवाइजर, ठीक है। वो कहता है एक ही जगह सारे डीसीज, एक ही हाइपरवाइजर पे आप सारे डीसीज जो हैं उनको पुट ना करें, स्पेशली व्हेन यू आर हैविंग अ वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट फॉर योर प्रोडक्शन। उसकी वजह यह कि एक हाइपरवाइजर फेल हुआ तो सारे वर्चुअल डोमेन कंट्रोलर जो उसके टॉप पे रन हो रहे थे वो सारे फेल हो जाएंगे। तो डिफरेंट हाइपरवाइजर रखें। ओके जी, इंप्लीमेंटिंग आरओडीसी है। आरओडीसी की इंप्लीमेंटेशन देख लें। कंसिडरेशंस फॉर इंप्लीमेंटिंग आरओडीसी, देन मैनेजिंग आरओडीसी क्रेडेंशियल कैशिंग जो मैंने थोड़ी सी डिस्कस की आज के यूनिट में, एंड देन मैनेजिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर आरओडीसी। सबसे पहले देख लें कंसिडरेशंस फॉर इंप्लीमेंटिंग आरओडीसी। ओहो, ये मैं कहां आ गया, सॉरी स्लाइड गलत नेक्स्ट हो गई है, कहां थे हम, यस। सबसे पहले देख लें इंप्लीमेंटिंग आरओडीसी, और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कंसिडरेशंस फॉर इंप्लीमेंटिंग आरओडीसी। मैं आपको एक काम और करता हूं, क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा टेक्स्ट आप अगर करेंगे तो, और ये हवा में बात रहेगी क्योंकि आगे लैब भी है, तो हम एक काम करते हैं, मैं इस मशीन को बनाता हूं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। आपके सामने है ये मशीन जो है, ये मेरी राइटेबल डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। तो इस राइटेबल डोमेन कंट्रोलर के साथ हम आरओडीसी प्लेस कर सकते हैं। ये मेरा आरओडीसी बनने जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, इसमें रोल में जाके और ऐड करवा दें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ये जनाब मैंने नेक्स्ट किया और ये मेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। ये चेक बॉक्स सेलेक्ट कर दें और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मुझे एक नॉइज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं ज़रा ये इनको कह के आऊँ कि ये आवाज़ बंद करें, एक मिनट दीजिएगा। सॉरी जी, ये समटाइम ये होता है कि डिस्टरबेंस जो है वो, ओके। अब हम ये देखते जाते हैं, ये हमारी इंस्टॉलेशन हो रही है। आफ्टर इंस्टॉलेशन आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, जी सर, आ रही है आवाज। ओके। मुझे तो आ रही है।
ओके जी, ये हम ये स्टडी करते हैं। मीनवाइल जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम इसे प्रोमोट करके देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट आरओडीसी। मिनिमाइज कर दें इससे। ओके जी, फर्स्ट है कंसिडरेशंस फॉर इंप्लीमेंटिंग आरओडीसी। आरओडीसी प्रोवाइड सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस। पहला क्या है? क्रेडेंशियल कैशिंग। देखें, एक बात याद रखिएगा कि आरओडीसी, हमने आरओडीसी इंट्रोड्यूस हुआ था विंडोज 2000 में, और आरओडीसी आपको जो चीज दे रहा है वो क्या है कि सॉर्ट ऑफ बैकअप तो जरूर है, लेकिन बैकअप तो एडीसी भी था। आरओडीसी आपकी उन लोकेशंस में लगाया जाता है जहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। आपकी ऐसी रिमोट लोकेशन है जहां पे सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, आपके ब्रांच ऑफिसेज हैं जो रिमोट कंट्रीज में हैं, ऐसी कंट्रीज में जहां पे फिजिकल सिक्योरिटी जो है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ठीक है, लाइक आप कहते हैं अफ्रीका में, नाइजेरिया में आपकी एक ब्रांच है, वहां पे आप एक डीसी पुट करना चाहते हैं, तो दैट डीसी शुड बी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। उसको राइटेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कंप्रोमाइज होता है तो अगर उस पे उस राइटेबल डेटाबेस पड़ा है तो ये सिक्योरिटी रिस्क होगा। अगर तो आपकी कंपनी जो है उसका सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, उनके लिए डेटाबेस फेल होना इंपॉर्टेंट है कि डेटाबेस फेल नहीं होना चाहिए। उनके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनका डायरेक्टली डेटाबेस किसी के पास चला जाता है और उसमें यूजर अकाउंट्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं, तो फिर तो आपका कंसर्न नहीं है। लेकिन ऐसी कंपनीज जिनके लिए सिक्योरिटी मैटर करती है, वो आरओडीसी पुट करेंगी ऐसी लोकेशन पे, क्योंकि आरओडीसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने की फैसिलिटी नहीं देता। आपका सारा जो डेटाबेस है उस पर जरूर पड़ा हुआ होता है, लेकिन अगेन ये बात याद रखिएगा कि आरओडीसी में इटसेल्फ ये एबिलिटी नहीं होती कि वो यूजर को अपने ही डेटाबेस से लॉग इन कर सके। उसको हेल्प लेनी पड़ती है दूसरे डीसी से। तो ये देखें, ये कुछ फीचर्स हैं आपके पास, अगर आप चाहें तो उन्हें ट्यून करके आरओडीसी की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर सकते हैं। पहली बात लिखी हुई है यहाँ पे, क्रेडेंशियल कैशिंग। आरओडीसी क्रेडेंशियल्स को कैश नहीं करता, और यही जो वर्ड है क्रेडेंशियल कैशिंग का, इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आरओडीसी के ऊपर यूजर अकाउंट डेटाबेस जो है विद पासवर्ड्स नहीं होता। पासवर्ड्स इस पे अगर हो तो फिर इसको कैश करने की जरूरत नहीं है। जब उसके अपने पास लोकल डेटाबेस पड़ा है तो फिर वाई बॉदर फॉर कैश? कैशिंग तो है ही उस वक्त जब ये जाके किसी और से लेके आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये जाके प्राइमरी से ये इंफॉर्मेशन उठा के लाता है जो आपका राइटेबल डीसी होता है, इसलिए अगर आप चाहें तो इसे अलाउ कर सकते हैं कि ये कैश कर ले, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट कैश नहीं कर रहा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रोल सेपरेशन हो गई। ठीक है, कि आपने एक जो राइटेबल एडमिनिस्ट्रेशन आपको रिक्वायर्ड थी वो आप सेंट्रल ऑफिस में कर रहे हैं, और आपकी जो रिमोट लोकेशन है वहां पे आपने सर्टेन कंट्रोल्स डेडिकेट कर दी हैं जो और चीज़ों से रिलेटेड हैं, लेकिन जो आपका डोमेन कंट्रोलर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिमोट लोकेशन से नहीं हो रही, वो आप सेंट्रल लोकेशन से ही कर रहे हैं। रीड ओनली डीएनएस क्या है? आप आरओडीसी पे याद रखिएगा एडी इंटीग्रेटेड जोन नहीं बना सकते। एडी इंटीग्रेटेड जोन बनाने के लिए आपके डीएनएस का राइटेबल डीसी होना जरूरी है। ये देखें, मैं यहाँ आपको ये ऑप्शन दिखाया तो लें जी, ये भी इंस्टॉल हो गया, लेकिन मैं आपको पहले, हम डीएनएस में जाते हैं, न्यूज ऑन करते हैं, पढ़ें ये क्या लिखा हुआ है। स्टोर जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी, आगे ब्रैकेट में लिखा है अवेलेबल ओनली इफ डीएनएस सर्वर इज अ राइटेबल डोमेन कंट्रोलर। राइटेबल, अगर राइटेबल नहीं है तो ये चेक बॉक्स नहीं होगा। जैसे कि मेरा दूसरा कंप्यूटर है वो तो चलें, ये तो आरओडीसी बन रहा है तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये मेंबर सर्वर है, तो मेंबर सर्वर होने की वजह से भी इस पे ऑप्शन नहीं है। ये मैंने न्यूज ऑन किया, नेक्स्ट किया, ये देखें ये चेक बॉक्स ग्रे है। इसमें मैं एडी इंटीग्रेटेड जोन नहीं बना सकता। अब अभी हम इसे आरओडीसी बनाने जा रहे हैं, जब ये आरओडीसी बन जाएगा इवन देन ये ऑप्शन मुझे अवेलेबल नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि आरओडीसी पे भी एडी इंटीग्रेटेड जोन नहीं बन सकता। टू डिप्लॉय एन आरओडीसी ensure there is no computer account in ADDS for the new RODC। ठीक है, ये मेक श्योर करें कि कंप्यूटर अकाउंट नहीं है। उसके बाद प्री क्रिएट द RODC अकाउंट इन ADDS इन द डोमेन कंट्रोलर्स कंटेनर। वो कहता है पहले से अकाउंट बना दें, उसके बाद रन करें, एंड देन रन द ADDS इंस्टॉलेशन विजार्ड ऑन द न्यू RODC। ठीक है, और उसके बाद जो है इसका विजार्ड चलाएं। ठीक है,
एक तो कंप्यूटर अकाउंट ना, जाहिर है नेम यूनिक होना चाहिए, लेकिन आप प्रमोट कर रहे हैं तो उसे बहरहाल इस पे ट्यून हो जाना चाहिए। आई डोंट थिंक कि उस पुरानी एंट्री को डिलीट करने की जरूरत है, और ना मैं कर रहा हूं, मैं उसके बगैर ही आपको बना के दिखाता हूं। हाँ, अगर एरर देगा तो हम हैंडल कर लेंगे। उसके बाद ये भी जो उसने कहा, प्री क्रिएट द आरओडीसी अकाउंट इन एडीडीएस इन डोमेन कंट्रोलर्स कंटेनर। हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम करके देखते हैं टेस्टिंग। मेरे ख्याल में तो इसे शिफ्टिंग खुद करनी चाहिए। ये कह ही रहा है कि जैसे मेरे पास ये डीसी है, ठीक है, तो वो कह ही रहा है कि आप एक्टिव डायरेक्टरी में से जाके और ठहरें, इसके एडवांस फीचर्स ख़त्म करें पहले, अदरवाइज ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो पहले व्यू में जाके एडवांस फीचर्स ख़त्म करें। जी, वो कह ही रहा है कि आप कंप्यूटर्स कंटेनर में से ये WinM1 इसको करें डिलीट, मैं नहीं कर रहा। और डोमेन कंट्रोलर्स OU में जाके नया आप RODC, ये प्री क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो मेरा ख्याल है इसकी बात मान ली जाए, या चलें विजिट चला के देखते हैं, अगर फेल करेगा तो फिर कर लेंगे। राइट क्लिक करें और प्रोमोट दिस कंप्यूटर टू अ डोमेन कंट्रोलर। यहां से आप ऑप्शन क्या सेलेक्ट करेंगे, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, नेक्स्ट करें। और यहां से हम जो है इसको आरओडीसी बनाना चाहते हैं, इसको कर लेने दें जो ये कर रहा है। जी, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया आरओडीसी, ठीक है। और इधर मैं दे देता हूं ठीक हो गया जी, नेक्स्ट कर दें। ये देखें, अकाउंट्स दैट आर अलाउड टू रेप्लिकेट पासवर्ड टू आरओडीसी, ये आपका अकाउंट है अलाउड आरओडीसी पासवर्ड रेप्लिकेशन ग्रुप, ये ग्रुप है जिसके मेंबर्स को ये परमिशन होगी। अकाउंट्स दैट आर डिनाइड फ्रॉम रेप्लिकेटिंग पासवर्ड टू आरओडीसी, ये देखें, ये आपके जो बिल्ट इन अकाउंट्स हैं इनके पास राइट्स नहीं है। नेक्स्ट कर दें। और नेक्स्ट करें, ये रिव्यू करेगा। जी, अब देखें इसने इंस्टॉल विजिबल कर दिया है, मैं क्लिक कर देता हूं तो इसे इंस्टॉल कर देना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वाज अज्यूमिंग, कि जो अकाउंट है उसको इससे खुद से क्रिएट करना चाहिए। ये इसका अपना फंक्शन होना चाहिए कि डीसी को इंस्ट्रक्ट करे कि वो रिमूव करे और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो पॉपुलेट करे। तो बहरहाल ये अभी हो जाता है तो हम मजीद वेरीफाई कर लेंगे कि क्या जो डीसी कंटेनर है उसमें इसकी एंट्री आ गई है और कंप्यूटर कंटेनर से इसकी एंट्री निकल गई है। अगर तो एंट्रीज नहीं निकली तो फिर दैट इज रियली अ प्रॉब्लम, और शायद उसी प्रॉब्लम की वजह से इसने हमें इंस्ट्रक्ट किया था कि वो एंट्रीज खत्म कर दें। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो फिर दैट वुड डू फाइन, आप सिंपली डीसी प्रोमो चलाएं। और अच्छा जी, ये देखें, क्लोज कर दें। भाई साहब, जब आपने आरओडीसी की ऑप्शन सेलेक्ट की थी तो जी जी, उसके ऊपर वो ग्लोबल कैटलॉग की ऑप्शन भी आ रही थी। हाँ, तो तो आरओडीसी को आप आरओजीसी भी बना सकते हैं, ठीक है। जो आरओडीसी है वो ROGC भी बन सकता है, रीड ओनली ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। ठीक है हसन, बात क्लियर होगी। मगर हमने तो पढ़ा था कि एक डोमेन एनवायरनमेंट में सिर्फ एक ही डोमेन ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होता है और वो सिर्फ हमेशा डीसी ही होगा। नहीं नहीं, ये हमने कब पढ़ा था, ये किसने आपको कहा कि एक डोमेन में एक, हमने तो ये पढ़ा था कि एक साइट में एक होता है ग्लोबल कैटलॉग, मैं तो हमेशा से यही पढ़ाता हूं। अगर आपकी डोमेन में एक ग्लोबल कैटलॉग होता है तो मुझे बताएं फिर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का फायदा क्या है, क्योंकि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को अगर आप ग्लोबल कैटलॉग नहीं बनाएंगे तो फिर तो यूजर लॉग ऑन होते हुए उसे तो ग्लोबल कैटलॉग चाहिए यूजर को।
आपने ये जहां भी पढ़ा है गलत पढ़ा है। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को इसेंशियली ग्लोबल कैटलॉग बनाना पड़ता है ताकि यूजर जब लॉग ऑन हो तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ग्लोबल कैटलॉग के लिए फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर को क्यूरी ना करे। आपके पास एक ही डोमेन में सारे डीसीज भी ग्लोबल कैटलॉग हो सकते हैं। ग्लोबल कैटलॉग ऑपरेशन मास्टर नहीं है कि वो सिर्फ एक डीसी पे होगा, ठीक है। वो ठीक जो है सर। सिंगल डीसी की ठीक है सर। रिक्वायरमेंट होती है वो ऑपरेशन मास्टर्स के लिए, पीडीसी मिलेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, रिड मास्टर, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, जो कि हम पढ़ेंगे। जो आपका ग्लोबल कैटलॉग है दैट इज नॉट अ ऑपरेशन मास्टर, और जब वो ऑपरेशन मास्टर नहीं है तो वो एक से ज्यादा प्लेसेस पे हो सकता है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। ये जी बूट हो रहा है, इसके बाद हम वेरीफाई करते हैं। इस पे एडीएस तो इंस्टॉल हो गई है। उसने जो मैसेज दिया था वो यही दिया था कि एडीएस हैज बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो अब हम इस पे लॉग इन होते हैं। हमने जो काम किया है वो दैट इज अगेंस्ट रिकमेंडेशन, लेकिन बहरहाल इधर जाएं और यहाँ मैं लिखता हूँ MCSE2/administrator एंड देन आप लॉग इन हो जाएं। ये जनाब लॉग इन हो गया। अब आप इसमें ओपन करें एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। ये मैंने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ओपन किया। मेक श्योर कि आप आरओडीसी से ही कनेक्टेड हैं। ये जी यहाँ मैं एक यूजर अकाउंट बना रहा हूं ताकि आपको ये पता लगे कि आपने एक मिस्टेक नहीं करनी। ताहिर 1 कर दें क्योंकि ताहिर ऑलरेडी है। जी हमने पढ़ा था कि आरओडीसी रीड ऑनली होता है। जी मैंने अकाउंट इसलिए बनाया ताकि ये मिस्टेक आप भी जाके लें। जी ये तो अकाउंट बन गया, जबकि आरओडीसी तो रीड ऑनली होता है। ये क्या चक्कर है उस्मान? सर क्योंकि ये उसने आपको कहा था कि आपको ये उसमें डालना चाहिए था, उसके डेटा नहीं बेस नहीं नहीं में। नहीं, दैट इज नॉट द रीजन। ये रीजन नहीं है। रीजन ये है कि आपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स तो रन की है आरओडीसी पे, लेकिन वो कनेक्ट किसके साथ है? ये देखें किसके साथ कनेक्ट है, विनडीसी के साथ। तो ओके विनडीसी तो ओके। राइटेबल है। आप यहां राइट क्लिक करें, चेंज डोमेन कंट्रोलर करें और अब आप विन M1 करें, ओके करें। ये ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी राइट ऑपरेशंस, ओके कर दें। अब आप एक्सपेंड करें, यूजर्स में जाएं, राइट क्लिक करें, ऑल टास्क में जाएं। फर्क नजर आ रहा होगा, बात समझ में आती है? आप इसकी टॉप बार में देखें, ये जो ऑप्शंस हैं ये ग्रे हुई हैं। तो बेसिकली ये मेक श्योर करना है कि आप किस डीसी से कनेक्टेड हैं। ऑल दो आप लॉग ऑन आरओडीसी पे हुए थे, लेकिन याद रखिएगा जब आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैप इन रन करते हैं तो वो प्रेफर करता है किससे? राइटेबल डीसी को। और सिंस आप लॉग ऑन भी किससे हुए थे? एक ऐसे यूजर के से आप लॉग इन हुए थे जिसके पास राइट्स थे दोनों डीसीज पे मॉडिफाई करने पे। वो आरओडीसी पे भी मॉडिफिकेशन कर सकता था, वो राइटेबल पे मॉडिफिकेशन कर सकता था। क्योंकि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको मैं इस वक्त यूज कर रहा हूं, जो राइटेबल डीसी का एडमिनिस्ट्रेटर है, वो स्कीमा एडमिन का भी मेंबर है, वो इंटरप्राइज एडमिन का भी मेंबर है। तो वो बादशाह सलामत है पूरे फॉरेस्ट का। मैं लॉग ऑन भी उस अकाउंट से हुआ था। तो जब मैंने एक्टिव डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट किया तो स्नैपिन ने प्रेफर किया कि उस कंप्यूटर को यूज करे जिस पर राइटेबल डीसी है, ठीक है। तो राइटेबल डीसी DC1 पे था। अभी अगर मैं इसे बंद करके दोबारा चलाऊं तो फिर ये उसी को प्रेफर करेगा। देखें अगेन ये किससे कनेक्टेड है? विन डीसी से। ये ताहिर 1 को मैं डिलीट करता हूं, डिलीट हो जाएगा। ये देखें डिलीट हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहां से कनेक्ट कर लें, चेंज डोमेन कंट्रोलर, ओके करें, अब आपके पास राइटेबल ऑपरेशंस नहीं होंगे, ठीक है। हाँ जो मैंने किया था उसका इंपैक्ट हम डीसी पे जाके चेक कर लेते हैं। जी सबसे पहले तो यहां पे आप करें रिफ्रेश, चेंज नजर आ गया। अब डीसी पे जाके करें रिफ्रेश, खत्म हो गई बात।
जब ये उस एंट्री को, ये मुझे क्यों कह रहा है कि वो एंट्री डिलीट करें, रिक्रिएट करें उसमें, जब ये खुद से एंट्री को डिलीट भी कर सकता है, खुद से एंट्री को रिक्रिएट भी कर सकता है, तो देयर इज नो नीड टू मैनुअली एंटर दोज थिंग्स। जी यहां तक कोई क्वेश्चन है तो कर लें। इसने दोनों काम खुद कर दिए हैं। इसने कंप्यूटर कंटेनर से वो जो एंट्री थी win-m1 की वो भी खत्म कर दी है, और इसने डोमेन कंट्रोलर कंटेनर में win-m1 जो है वो क्रिएट भी कर दिया। तो दोनों काम हो गए, इसलिए हमें वरी होने की जरूरत नहीं है। जी ठीक हो गया, आगे आ जाएं। जी इसके बाद इसने क्या क्या, टू डिप्लॉय एन आरओडीसी, ये वही जो इसने ऑप्शंस बताई थी जो हमने देख ली। आगे आ जाएं। ओके जी, मैनेजिंग आरओडीसी क्रेडेंशियल कैशिंग क्या कहता है? क्रेडेंशियल कैशिंग इज मैनेज थ्रू पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसीज। पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसीज क्या है? पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसीज डिटरमिन विच क्रेडेंशियल्स टू कैश ऑन एन आरओडीसी यूजर अकाउंट्स कंप्यूटर अकाउंट कंटेन एन अलाउड एंड डिनाइड लिस्ट। ठीक है, एक है अलाउड आरओडीसी पासवर्ड रेप्लिकेशन ग्रुप और एक है डिनाइड आरओडीसी पासवर्ड रेप्लिकेशन ग्रुप। ठीक है, डू नॉट कैश डोमेन कंट्रोलर, डू नॉट कैश डोमेन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स। ठीक है, एक मिनट जी। सॉरी जी, आज एक्चुअली मेरी ना थोड़ी सी फिजिकल लोकेशन चेंज है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। अच्छा एनी हाउ, ये मैं आपको पॉलिसीज दिखा देता हूं। हम आते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे और प्रॉपर्टीज में आते हैं डीसी की। ये देखें क्या लिखा हुआ है, आप एक डिफरेंस देखें। मैं राइटेबल डीसी की प्रॉपर्टीज में आता हूं तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसी की, लेकिन अगर मैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर की प्रॉपर्टीज में आता हूं तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसी की, और ये आपके सामने है पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसीज। इस ग्रुप की बात कर रहा था वो, अलाउड आरओडीसी पासवर्ड रेप्लिकेशन ग्रुप, और एडवांस में जाएं। ठीक है, ये आपकी रिजल्टेंट पॉलिसी है जिस पे अप्लाई होगी। ठीक है, किसी और को अगर ऐड करवाना चाहें। ठीक है, तो ये सारी मॉडिफिकेशंस यहाँ पे हो सकती हैं। आप किसी ग्रुप को ऐड करवाना चाहें, किसी को रिमूव करवाना चाहें, एक्सक्लूड करवाना चाहें, तो इट्स अप टू यू। ये पॉलिसी है जो इस वक्त डिटरमिन कर रही है कि जो ये बेसिकली अकाउंट है जिनके पासवर्ड जो हैं जो अलाउड ग्रुप में होंगे ना, सिर्फ उनके कैश हो सकेंगे। ये देखें यहाँ लिखा होगा ओनली पासवर्ड्स फॉर अकाउंट्स दैट आर इन अलाउ ग्रुप्स आर नॉट इन द डिनाई ग्रुप्स कैन बी रेप्लिकेटेड टू द आरओडीसी। यानी जो अलाउड में है और डिनाइड में नहीं है। ठीक है, अब डिनाइड में अगर आप जाएं तो बाय डिफॉल्ट 2 एंट्रीज हैं सिर्फ, और ये अलाउड है। अलाउड, ये डबल क्लिक करके मेंबर्स में जाएं। यस, अलाउड में कोई भी नहीं है, और डिनाइड पे डबल क्लिक करें। एडवांस में कुछ और दिखा रहा है। ये डिनाइड में हम जाते हैं, ये मेंबर्स है और इसमें सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त किसी के भी क्रेडेंशियल्स आरओडीसी पे कैश नहीं हो रहे। जिनके आप कैश करवाना चाहते हैं आपको मैनुअली अलाउ करना पड़ेगा। ओके जी, कैंसिल कर दें। ओके जी, मैनेजिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर आरओडीसी देख लें। डेलीगेट आरओडीसी एडमिनिस्ट्रेशन टू लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स। वो कहता है कि आप आरओडीसी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उन्हें डेलीगेट कर दें। यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स से मुराद उस रिमोट लोकेशन पे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो है।
सेट ए सिंगल सिक्योरिटी प्रिंसिपल, क्योंकि जो लोकल कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स हैं वो आरओडीसी पे नहीं होते, ठीक है, ये नहीं मतलब लेना आपने। सेट ए सिंगल सिक्योरिटी प्रिंसिपल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक बंदे को एडमिनिस्ट्रेटर बना दें, ठीक है। यूजर को भी बना सकते हैं, ग्रुप को भी बना सकते हैं। अगर आप ग्रुप को बना रहे हैं तो फिर उस ग्रुप में अप्रोप्रिएट यूजर जो उसे ऐड करवा दें। इनेबल बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड, ये अब आपके मेथड्स क्या हैं। मैनेज बाय टैब ऑफ आरओडीसी, डीएस, एमजीएमटी है, डीएस मैनेजमेंट, स्नैपिन और एंटी डीएस यूटिल। ये एंटी एसडी नहीं है, ये एंटी डीएस है। ठीक है, आप डीसी पे जाएं। ये जनाब मैनेज बाय ग्रुप है, ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास दो कमांड लाइन यूटिलिटीज हैं, एक डीएस एमजीएमटी है, एक्सजीआई है, और इसमें आप क्वेश्चन मार दें तो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगी। ग्रुप मेंबरशिप एवेल्यूएशन भी है, और दूसरी आपके पास क्विट करें, इसमें एग्जिट नहीं चलता। दूसरी यूटिलिटी है आपके पास एंटीडीएस यूटिल, ठीक है। यहाँ से भी आप सर्टेन प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। ये सेटिंग्स हैं विद रेफरेंस टू आरओडीसी। ये जनाब हम नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि बातें इसमें भी ज़्यादा हैं और बड़ी ज़रूरी बातें हैं, स्पेशली जो इसमें हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर पावर शेल है, वो काफ़ी डिटेल से करवाना पड़ेगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन 20-15-10 मिनट्स, ये लंबा काम है। आप लोगों को जो वो है मैंने सेंड कर दिया था कंप्लीट